In this chapter, we will learn about what is mathematical modeling, right? Different steps of mathematical modeling. And then based on class 8 learning, we will try to develop a mathematical model. And based on real life problem, we will also develop a small basic mathematical model. Okay, that will give an idea about mathematical model in detail. So before we move further, so there is a request for better understanding of this chapter. The request is very simple. Pause the video whenever you are asked to solve a problem, or I ask you to answer a question, or you see the pause button on the side. ये आपसे दिखेगा बटन, right? The purpose is कि आप अपने आप पहले solve करें, and if you solve it, so you will learn something, right? That is the main purpose. Because you are not watching this video as a movie. Picture की तरह नहीं देखना है इसको. क्यों नहीं देखना है? You want to learn something. क्योंकि तुम सीखना चाहते हो. और सीखने के लिए बिना एक्सरसाइज किए, बिना प्रैक्टिस किए तो आप सीख ही नहीं सकते. तो ये इसमें जरूर ध्यान रखना. Let's move further. So the first question is, what do you mean by a model? कुछ दिमाग में क्लिक किया मॉडल्स नाम सुनते ही? यस, यू आर राइट. रैंप पे मॉडल वॉक करते हैं, मेल भी करते हैं एंड फीमेल भी वॉक करते हैं. सो दीज आर मॉडल्स, राइट, जो डिफरेंट डिफरेंट ड्रेस पहन के रैंप पर वॉक कर रहे होते हैं. दे शो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स, उनकी मॉडलिंग हो रही होती है. सो दिस एन एक्टिविटी. सो मॉडलिंग इज बेसिक एन एक्टिविटी टू शो द मॉडल्स. मॉडल किस चीज़ का बना है? फुल लेंथ कपड़ों का बना है, क्लोथ्स का बना है, राइट. तो हम क्या बोल सकते हैं मॉडल को? मॉडल होता है 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्सन और अ थिंग और अ प्रपोज स्ट्रक्चर. यदि होगा तो इसको हम मॉडल बोलेंगे. जैसे हम कार के मॉडल बनाते हैं, जैसे कार मॉडल ये किसमें बना हुआ है? लकड़ी बना हुआ है, लकड़ी की कार है. क्या ये फुल साइज की है? नहीं, ये छोटी है. तो मॉडल्स को जरूरी नहीं होता है कि फुल साइज रिप्रेजेंटेशन हो, बट 3D रिप्रेजेंटेशन हो. कपड़े के क्लॉथ में क्योंकि कपड़ों की कॉस्ट उतनी ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए हम फुल साइज के बनाते हैं और ये मॉडल्स पहन के उसको चलते हैं. तो पीपल कैन जज एंड बेस्ड ऑन दैट दे कैन से वेदर इट इज गुड और बैड, और इसका मास प्रोडक्शन करना है कि नहीं करना है, राइट. वेयर इन द कार और अदर स्ट्रक्चर्स हम फुल बॉडी नहीं बना सकते हैं, फुल साइज का नहीं बनाते हैं, क्योंकि फुल साइज का बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट बहुत लगेगी, बनाने के लिए बड़ी मशीन्स चाहिए होंगी. वेयर स्मॉलर वन हम ईजिली बना सकते हैं. और किसका बनाया है? जैसे देखो, पहले लकड़ी का बनाते थे, लकड़ी को कार्व करना है ना, क्रेविंग करना, इट्स वेरी इजी. लोग जो है मिट्टी के भी बनाते हैं, लकड़ी के बनाने के बाद मिट्टी का और अच्छा बनता है. ये देखो, एक छोटा सा ब्यूटीफुल मॉडल बनाया है मिट्टी का. Purpose of the model is, in both the cases, whether these are clothes or any structure or anything, purpose simple है. Purpose यह है, इसको देख के मुझे पता लग जाए कि whether जब मैं दिखाता हूँ इसके जो भी ओनर है, जो कार बनाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरर है, वो देखते हैं कि डिज़ाइनर दिखाता है, देखो मैंने ये मॉडल बनाया है. देन दे कैन जज एंड दे कैन शो टू द वर्ल्ड कि देखने में अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, इट इज़ गुड और बैड. खाली व्यू नहीं है, इसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए जाते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ फुल बॉडी इट्स वेरी वेरी हाई. आज की डेट में और एडवांस हो गया. हम कंप्यूटर में मॉडल बना लेते हैं, कार का, प्लेन का बनाना है, किसी का बनाना है, एंड दिस इज फुल डायमेंशन, एग्जैक्ट डायमेंशन का बनाते हैं. क्योंकि कंप्यूटर में वैसे तो कोई कॉस्ट नहीं आती है, खराब हुआ तो मिटा दो, रब करो, चेंज करो, मेक एन अनदर डिजाइन. एंड जब मॉडल बन जाता है, कोई भी मॉडल है, तो उसकी क्या की जाती है? टेस्टिंग की जाती है. सो मॉडलिंग क्या हो गया? बेसिकली द एक्टिविटी मेकिंग 3 डायमेंशनल मॉडल्स. एक्टिविटी को ही हम मॉडलिंग बोलते हैं, राइट. सो मॉडल्स, क्लोथ के केस में मॉडलिंग कर रहे थे, एंड यहाँ पे हम जो 3 डायमेंशनल डिजाइन बना रहे हैं, दे आर डूइंग द मॉडलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ओके, मॉडल तो बन गया. तो मॉडल बनने से क्या मेरी कार मैंने डिज़ाइन बना ली कंप्यूटर में, तो बढ़िया चलेगी क्या? इसकी माइलेज अच्छी आएगी, एवरीथिंग विल बी ओके? नो. मुझे क्या करना होगा? आई हैव टू डू सर्टेन टेस्ट्स. तो मॉडल्स की क्या होती है? टेस्टिंग की जाती है. जैसे कपड़ों के केस में मॉडल रैंप पे क्यों वर्क कर रहे हैं? क्योंकि हम उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं. टेस्टिंग कर रहे हैं मीन्स कि मॉडल ठीक से चल भी पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, तो पीपल जज. सेम वे में जो भी हम इक्विपमेंट बनाते हैं, लाइक कार हमने बनाया था, तो उसकी टेस्टिंग करते हैं. जैसे इवेंट टनल में टेस्टिंग की जाती है. मॉडल बनाया,
कभी कभी हम फुल साइज के मॉडल बना लेते हैं, ये बहुत कॉस्टली कार बना रहे हैं। देखो ये जो है ना, दिस इज स्मोक, ये लाइन दिख रही है वाइट वाइट, और ये स्मोक आ रहा है, हाई स्पीड में विंड चल रही है, कार इस समय स्टेशनरी है एज सच, एंड इसके ऊपर से ये जा रहा है, तो यहाँ बीच पीछे क्या हो रहा है, टर्बुलेंस क्रिएट हो रहा है। द मोर टर्बुलेंस वी हैव द मोर ड्रैग वी हैव। इतना से पढ़ा था ना, ड्रैग मीन्स रेजिस्टेंस, ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो पेट्रोल ज़्यादा लगेगा। मान लो नीचे से हवा ज़्यादा नीचे गई तो ये पलट भी सकती है, तो वो सारी चीज़ की टेस्टिंग की जाती है। तो टेस्टिंग करने के लिए बहुत महंगी महंगी ट्विन टनल्स चाहिए होती है, कॉस्ट लगती है, राइट, इसलिए हम छोटे मॉडल बनाते हैं सो दैट विंड टनल भी छोटी बनेगी। आज की डेट में कंप्यूटर में करने लगे हैं, उसको बोलते हैं CFD इन कंप्यूटर्स, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड मीन्स एयर हो गई, कोई भी हो, वाटर में चल रही हो, हवा में चल रही हो, कुछ भी हो, प्लेन है, प्लेन चल रहा हो, शिप हो, उसके डायनामिक्स, हाउ थिंग्स आर बिहेविंग, एंड कंप्यूटेशनल मीन्स कंप्यूटर मीन्स। सो ये जो लाइन दिख रही है इन कंप्यूटर, ये दिखा रहा है कि देखो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, रेड हो गया, राइट, वी कैन डू दैट, टेस्टिंग चल रही है कंप्यूटर में। आज की डेट में तो हम क्या करते हैं, मॉडल्स जो है कंप्यूटर में बना लेते हैं, उनका स्ट्रेस एनालिसिस भी कर सकते हैं, बिल्डिंग्स बनाए उसका वाइब्रेशन एनालिसिस भी कर सकते हैं। सो जैसे उसको बोलते हैं फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, FEA, हम कंप्यूटर बना के उन्हें टेस्टिंग कर सकते हैं, मीन्स हम सारी कॉस्ट बचा सकते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग करने में कॉस्ट आती है हमारी, राइट। जैसे आपका PC है या कंप्यूटर है, उसको खोल के देखो ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो कंप्यूटर के या PC के साइड में हाथ लगाओगे, फैन है उसमें से हवा निकल रही थी, काफ़ी थोड़ी गर्म हवा निकल रही थी, राइट। तो हम पहले ये CFD के थ्रू बनाते हैं कि साइड में विंडो कितने होंगे, होल्स क्या साइज़ के होंगे, कि वो सक करेगा, इधर से गैस जाएगी तो क्या क्या प्रॉपर्ली कूलिंग होगी कि नहीं होगी, तो ये सब पहले ही डिज़ाइन कर लिया जाता है। तो वी मेक अ मॉडल इन कंप्यूटर और फिजिकल मॉडल, और उसके हम कंप्यूटेशन फ्लूइड डायनामिक्स या सॉफ्टवेयर से, और हम ये पता लगा लेते हैं कि मॉडल हमारा सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, तो वी कैन सेव दैट कॉस्ट। तो क्या समझे अल्टीमेटली, पर्पस, पर्पस इज टू इम्प्रूव द डिज़ाइन। मॉडल हम इसलिए बनाते हैं। कपड़े केस में बनाया था कि हम मास में बना ले बहुत सारे कपड़े, और फिर उसको मॉडल को पहना के बोले भैया वॉक करो, लोग बोले बेकार है, तो सारा पैसा बेकार हो गया, कोई खरीदेगा नहीं उनको शर्ट्स को, उन ट्राउजर को, राइट। सेम वे में कार बना ली, प्लेन बना लिया, डिज़ाइन प्रॉपरली नहीं किया, पहले या तो देखने में एफिशिएंसी अच्छी नहीं आई, सो वी वांट टू रिड्यूस और एलिमिनेट एरर। द पर्पस इज, द बेसिक पर्पस ऑफ द मॉडल इज टू एलिमिनेट और रिड्यूस एरर, और जब ये रिड्यूस होंगे, सो वी हैव अ परफेक्ट और मोर और लेस परफेक्ट प्रोडक्ट। दिस इज द बेसिक एम फॉर एनी मॉडल, राइट। कपड़ों वालों का जो मॉडलिंग कर रहे हैं वो लोग का हो, या कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी स्ट्रक्चर हो, कोई ब्रिज हो, कुछ भी हो, so this is the purpose for model making और modeling। so मैथमेटिक्स में क्या होता है, एग्जैक्टली सेम होता है मैथमेटिकल मॉडल में, तो बेटर है हम एक बना लेते हैं, तब हम अपने आप समझ जाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद द स्मॉल वन, ये बेस्ड ऑन योर क्लास 8th जो भी आपने पढ़ा है। ये क्या है, 1 2 3 4 5 up to n, these are what, whole number? नहीं, these are called natural numbers। जीरो से नहीं स्टार्ट हुए, जीरो से होते तो हो गए थे, तो दीज आर नेचुरल नंबर्स, और आप सिंपल वे में बोल सकते हैं दीज आर इंटीजर्स, प्लस माइनस भी हो गए तो उसका पार्ट है, तो दीज आर इंटीजर्स फॉर 1 2 3 4 5 अप टू n, चलते जा रहे हैं, लास्ट में हमने को, लास्ट वाले को हमने बोल दिया nth है वो नंबर। अब कोई बोले कि फर्स्ट टू नंबर्स का सम करो, वी कैन से s2 इज द सम ऑफ टू नंबर्स, फर्स्ट टू इंटीजर्स, तो 1 + 2 कितना हुआ 3, राइट। 3 में ऊपर नीचे में 2 से मल्टीप्लाई किया कर सकते हैं, ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसको ऊपर वाले 2 और 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 3 है तो मैं लिखूँ 2 × 3 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 + 1 लिख सकता हूँ, नीचे 2 है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, ओके। नाउ फाइंड आउट सम ऑफ फर्स्ट 3 डिजिट्स, S3, 1 + 2 + 3, आंसर क्या हुआ 6, इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 4, 3 4 डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं ना, 3 4 12 डिवाइड बाई 2 कर दो, क्या आंसर 6 ही आएगा, लिख सकते हैं ऐसे। और 3 × 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 × 3 + 1 अपॉन 2, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट 4 इंटीजर, 1 + 2 + 3 + 4, आंसर 10, ऊपर नीचे 2/2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 20 हो गया, नीचे 2, 5 4 20, ऐसा लिख सकता हूँ। 5 × 4 को कह सकता हूँ 4 × x, और 5 को 4 + 1/2, तो इस तरीके से मतलब ये हो गया, मैं हर चलता जाऊँ तो मैं सबका आंसर निकाल सकता हूँ, सम ऑफ,
तो सेगमेंट nth डिजिट का बोलूँ तो क्या होगा 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n+1 तक चल जाऊँ, लास्ट नंबर तक मैं चला जाऊँ, nth नंबर तक। n से पहला क्या होगा n-1 होगा, यही होगा ना, जो भी n होगा उससे n+n-1 होगा। इन सब का मेरे को सम निकालना है, सम ऑफ nth इंटीजर्स। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ क्या लिखा था 4 था, इट इज़ 4, यहाँ 3 था, 3 इंटू 4 एक आया, 3 आया, यहाँ देखो क्या था 1 + 2 लास्ट डिजिट क्या था 2, 2 इंटू 3 लास्ट डिजिट 3, 3 इंटू 4 लास्ट डिजिट 4, 4 इंटू 5, तो ये n है, तो n इंटू n+1 लिख सकता हूँ, राइट, डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस करके देख लो एक बार अपने आप। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, हमने एक मैथमेटिकल फार्मूला बना लिया, n इंटू n+1/2 इज अ मैथमेटिकल फार्मूला। और यदि मैं इसको ऐसे लिखूं तो सम ऑफ n इंटीजर्स, यही तो Sn, सम ऑफ n इंटीजर्स क्या होता है n इंटू n+1/2 वेयर n इज अ वेरिएबल। अब मैं n को कुछ भी वैल्यू डाल सकूँ, सपोज सम ऑफ 2 इंटू S2, सम ऑफ 2 इंटू 2 डालूँ तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 + 1, यही है 2 इंटू 2 + 1/2, सेम है। n यदि मेरा 4 होता तो देखो 4 इंटू 4 + 1/2, यही एग्जैक्टली सेम आ गया। सो दिस इज व्हाट वी कैन से इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन, और मैथमेटिकल इक्वेशन वेयर हमको किसी भी चीज़ का यदि सम चाहिए, सम ऑफ nth इंटीजर चाहिए, बस वेरिएबल n डालो, यू विल गेट द आंसर। सो दिस इज व्हाट अ मैथमेटिकल मॉडल, वेल डन डियर, you have created first mathematical model of your life। आपने ये देखो अभी तक नहीं मालूम था, कोई बोले सम बताओ 100 डिजिट तक का, बता पाओगे? अब बता दोगे, नहीं तो लगे रहते 1 + 2 पर पता लगा लोगे, करते जाओ, मे बी 50 मिनट्स लगे आपको, 1 आवर लगे, यू कैन कम टू एन आंसर 100 डिजिट का नंबर निकालना। पर यदि ये फॉर्मूला मालूम है, ये मॉडल मालूम है आपको, मॉडल बहुत सिंपल है कि भैया इंटीजर पता लगाना है, सम ऑफ इंटीजर्स पता लगा nth इंटीजर का, तो उसका ये इक्वेशन यूज होगी, ये मॉडल यूज होगा, देन यू कैन कम टू कंक्लूजन और एन आंसर। हम क्या करते हैं, अब लोग आप लोग आजकल बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत सारे ऐप आते हैं, तो इस फॉर्मूला को मैं किसी ऐप बना दूँ और आसान हो जाएगा। चलो हमारे पास एक मॉडल को, एक ऐप बनाते हैं, इस मॉडल का यूज, इस इक्वेशन को यूज करते हुए एक मॉडल बना देते हैं मैथमेटिकल। ये क्या है, दिस एन एक्सेल शीट, लेट्स वॉच। सो ये हमने एक एक्सेल शीट कंप्यूटर में होती है, कंप्यूटर की हेल्प से हमने एक एक्सेल शीट के अंदर, जिसके अंदर A B C D E F G H दीज आर कॉल्ड कॉलम्स, और 1 2 3 4 जो वर्टिकल में, इनको रोज बोलते हैं, मीन्स इस टाइप से एक रो है। जैसे मैं यहाँ सेलेक्ट करूँ तो इट विल शो मी दिस इज अ रो, दिस इज थर्ड रो, दिस इज फोर्थ रो, दिस इज फिफ्थ रो। ऐसे आई कैन सेलेक्ट कॉलम्स, ये एक कॉलम है, ये D कॉलम है, दिस इज E कॉलम, F कॉलम। यदि आपको कंप्यूटर में आपने काम किया हो देन यू नो, अदरवाइज कोई बात नहीं किया है। हमको ये समझना है मैथमेटिकल मॉडल क्या होता है। सो हमने क्या किया था, सम ऑफ इंटीजर्स का हमने एक मॉडल बनाया था, एक इक्वेशन फॉर्मूला आपने ड्राइव किया, क्या था nth टर्म का आंसर क्या होता है, यदि सम निकालना है तो क्या होता है n+1/2, यही था, राइट। तो उसी फॉर्मूले को, उसी इक्वेशन को हमने यूज़ किया, और ये हमने मॉडल बना दिया, मैथमेटिकल मॉडल। इसके अंदर इंटीजर मैं यहाँ डालूंगा एज एन इनपुट, जैसे मैंने 66 डाला है, तो रिजल्ट विल कम ऑटोमेटिकली। लाइक मैं चेंज करता हूँ, सपोज देर आर 5 इंटीजर्स, इनपुट इज 5, जैसे मैंने डाला तो सम ऑफ 5 इंटीजर्स विल बी 15, ये क्या हो गया, दिस एन आउटपुट, इतना ही आएगा। यू रिमेंबर सम ऑफ 100 नंबर्स, फर्स्ट 100 डिजिट्स, मैं जैसे ही इसको एंटर प्रेस किया तो सम ऑफ 100 इंटीजर्स इज 5050, क्योंकि इट इज यूजिंग द सेम फार्मूला। तो ये मेरा एक मॉडल हो गया विच इज बेस्ड ऑन द फार्मूला और द इक्वेशन वी हैव ड्राइव। क्या इक्वेशन थी, मैं यहाँ डबल क्लिक करूँ, देखो ये थी, F3 क्या है, दिस कॉलम में एंड दिस रो में। सो दिस 100 कहाँ पे लिखा हुआ है, इनपुट कहाँ में डाल रहा हूँ, F3 सेल बोलते हैं एक्सेल के अंदर, इसको सेल में डाल रहा हूँ। सो फॉर मी 100 इज n, तो n इंटू n+1/2, यही इक्वेशन, यही फॉर्मूला हमने यूज़ किया। तो इस मॉडल को जो हमने बनाया है, जहाँ पे इफ आई एम पुटिंग एन इनपुट, मैं चेंज करता हूँ तो आउटपुट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। एक बार और देखते हैं, सपोज इट इज 12,
सो लेट्स सी द सम ऑफ 12 इंटीजर्स विल बी कितना होगा 78। तो आउटपुट अपने आप चेंज हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इट इज वन टाइप ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग। यदि इस तरीके का मैथमेटिकल मॉडल हमने एक्सेल शीट में बना के अपनी दादी को दे दिया तो शी विल वेरी हैप्पी, उनको टेंशन ही नहीं होगी। एक्सेल में वो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, आउटपुट आ जाएगा, राइट। उनको सोचना है, दिमाग आनी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू हैव क्रिएटेड अ फार्मूला। उस फार्मूले के बेसिस पे एक छोटा सा ऐप बना दिया, या हम बोलते हैं उसको एक मैथमेटिकल मॉडल बना दिया आपने, जहाँ आप इनपुट डालेंगे यू विल गेट एन आउटपुट, राइट। इसमें हमने यूज़ किया एक्सेल शीट, एंड देयर आर एन नंबर ऑफ मैथ computer programs, softwares which you can use and create a mathematical model. Clear? I hope. नहीं तो एक बार और रिवाइज कर लेना। लेट्स मूव फर्दर। सो हमारा एक छोटा सा हमने मैथमेटिकल बनाया, इनपुट डाला, डायरेक्टली हम गेटिंग एन आउटपुट। सेम वे में आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा अबाउट इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन बाय यूजिंग मॉडल। मैं एक्सेल शीट में, यदि सेम एक्सेल शीट में डालता हूँ तो मैं ऐसे क्या कर सकता हूँ, ऐसे लिखूँ, प्रिंसिपल अमाउंट पी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आर, टाइम पीरियड टी विच इज नंबर ऑफ ईयर्स है, मैं उनकी वैल्यू है, ये एक मान लो 1000 है, ये 10 है, ये 5 है। तो फार्मूला क्या होता है, ये किसी मैथमेटिशियन ने बताया होगा ना, जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले आपने अपना बनाया था n plus 1/2 विच वॉज सम ऑफ nth इंटीजर्स, 1 से लेके n इंटीजर्स को कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसी किसी और मैथमेटिशियन ने इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनाया था, इक्वेशन बनाई थी, क्या था, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, आई कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू क्या था, PRT/100, यही पढ़े थे। इफ और यदि हमको इंटरेस्ट मालूम है तो टी टाइम पीरियड के बाद, एन नंबर ऑफ ईयर्स के बाद, तो हमारा टोटल अमाउंट हमारे हाथ में कितना आएगा, दैट विल बी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट आया और जो प्रिंसिपल अमाउंट हम बैंक में डाले थे, 1000 रुपये डाले थे, जो भी इंटरेस्ट वैल्यू है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे ये वैल्यू मैंने डाली, कंप्यूटर में मैंने ये एक्सेल में डाल दिया फॉर्मूला, ये मॉडल, ये इक्वेशन बनाई थी, उसने क्या किया, इसको कैलकुलेट करके मेरे को फट से आंसर बता दिया, इंटरेस्ट विल बी 500, एंड इफ इट इज दिस इज 500, तो अगले लाइन में मैंने क्या दिया, एक फॉर्मूला और डाल दिया, P प्लस आई इक्वेशन। उसने क्या किया, 100 प्लस 500 प्लस 1000 को ऐड किया तो 1500। तो राइट, दिस इज अनदर मॉडल विच यू हैव क्रिएटेड बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। So this mathematical equation which you have created and based by using a computer, by using different Excel sheet or any other program, you have created a model. So एक बना दिया, एक ऐप बना दिया, तो एक मैथमेटिकल मॉडल बना गया, राइट। चलो इसमें कुछ चेंज करते हैं अभी। तो इसमें एक चीज नोट की, पहले वाले इस वाले में क्या है, पहले वाले में क्या है, इनपुट एक ही थी, आउटपुट भी एक ही आ रही थी। यहाँ क्या हो रही है, इनपुट में वेरिएबल्स कितने हैं, 1 2 3, 3 वेरिएबल्स हैं, वेयर इज देयर आर one equation and final output is 1, but in between there is another output, interest आ रहा था। So there are 2 outputs and 3 inputs. ओके, थोड़ा चेंज करें, देखो मैंने अभी कितना कॉम्प्लेक्स डाल दिया, पी की अमाउंट ये डाली, इंटरेस्ट ये कर दिया, ये 7.5, जैसे ही डाला फॉर्मूला डाला, उसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दिया। सो आई एम गेटिंग द मोमेंट आई एम चेंजिंग इनपुट वेरिएबल्स, आउटपुट अपने आप निकल के आ जा रहा है। ओके, तो इसमें एक चीज़ और है, जब मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं, जैसे हमने कहा था कोई भी मॉडल कार का ही बनाया था, तो उसमें क्या था, रिपीटेबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैंने मॉडल बना दिया, अब उस मॉडल के बेसिस पे मैं क्या करूँगा, एक वो बनाऊँगा, बड़ी कार बनाऊँगा, राइट। सो जो बड़ी कार बनाऊँगा तो सेम रिपीट होनी चाहिए, सेम तरह की कार होनी चाहिए, क्योंकि माई मॉडल इज ऑलरेडी रेडी, तो रिपीटेबिलिटी होनी चाहिए। मेरा मॉडल सक्सेसफुली पास कर दिया, उन्होंने ओके बोल दिया, तो सेम है मैथमेटिकल मॉडल के अंदर रिपीटेबिलिटी मीन्स मैं यहाँ पे 100 डालूँ, आज डालूँ 100, 80 डालूँ, 50 डालूँ, कुछ भी डालूँ, तो मेरा रिपीट होना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि 5 दिन बाद मेरा जो है 100 डालने पे आंसर 5000 है, आज डाला तो 550 आ गया, 10 साल बाद डाला तो कुछ और आ गया, या इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ये इक्वेशन ही चेंज हो गई। दैट मीन्स द रिजल्ट्स आर रिपीटेड if we put the similar inputs, तो सेम आउटपुट आना चाहिए। सेकेंड, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी है कि लाइक मेरे एक्यूरेट रिजल्ट आनी चाहिए, मीन्स जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, यदि मैं फिजिकली 1 से लेकर 100 तक कैलकुलेट करता, कैलकुलेटर से बैठ के धीरे धीरे या खुद ही फिजिकली करता, तो जो मेरा रिजल्ट आता और जो इसका आउटपुट आया वो बिल्कुल मैच करने चाहिए।
उसमें एरर नहीं होनी चाहिए, 5050 है तो उसमें 5050 आना चाहिए. If there is a difference, then we say there is some error. That means if there is some error, we say that it is not 100% accurate. तो मॉडल को एक्यूरेट होना चाहिए, एक तो रिपीट करना चाहिए टाइम इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, और रिजल्ट्स जो रियल है उसके सेम आने चाहिए. वी से दैट गुड एक्यूरेसी इज देयर. सो हमने मॉडल तो बना लिया, पर ये पूछेगा इसका यूज क्या है, यूज ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स. कार के मॉडल का तो समझ में आ गया था, कार बनानी थी. मैथमेटिकल मॉडल से क्या फायदा होगा, ठीक है कैलकुलेशन कर लिया, और क्या फायदा है, बहुत सारे फायदे हैं. व्हेन यू आर लॉन्चिंग अ सैटेलाइट, आपको एग्जैक्टली मालूम चलेगा सैटेलाइट को कहाँ जा रहा है इस समय, क्या स्पीड से जा रहा है, इस स्पीड से जाएगा तो कहाँ पहुंचेगा, कितनी देर बाद क्या होगा. तो यू कैन कंट्रोल इट. यू कैन प्रिडिक्ट द अराइवल ऑफ मानसून. मानसून कब तक आएगा, जून में आएगा कि जुलाई में आएगा कि कब आएगा, बेस्ड ऑन एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स. सिंपली कंट्रोलिंग पोल्यूशन ड्यू टू व्हीकल्स, reducing traffic jam in big cities. These are all real life situations हैं जिनको हम मैथमेटिकल मॉडल से कंट्रोल कर सकते हैं. कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इनमें सब में एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैनी वेरिएबल्स हैं. किस किस रोड पर किस समय इस समय कितने व्हीकल्स चल रहे हैं, राइट, उनकी स्पीड क्या है, कौन किधर जा रहा है, कौन राइट जा रहा है, कौन लेफ्ट जा रहा है, कहाँ रेड लाइट है कहाँ नहीं है. देयर आर सो मैनी वेरिएबल्स, दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स. तो रियल लाइफ सिचुएशन में द नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर वेरी वेरी हाई. ओके. एंड जो उसके जो इक्वेशंस बनेंगी, जो फार्मूला यूज़ करोगे बहुत कॉम्प्लेक्स होंगे. सो मैथमेटिकल मॉडल भी बहुत कॉम्प्लेक्स बनेगा. ये भी एक होता है रियल लाइफ सिचुएशन में. दूसरा, उसका जो सोल्यूशन निकलेगा उसको हमको इंटरप्रिटेट करना है, उसको हमको चेक करना है, उसकी एक्यूरेसी एंड रिपीटेबिलिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला. दूसरा इंपॉर्टेंट है कि जो प्रिडिक्ट कर रहा है, जैसे हमने कहा कि हमने मॉडल तो बना लिया, उसने बोला जो है बारिश जो है अगले 10 दिन तक आएगी, 10 दिन बाद आएगी मान लो, बट हमने उसमें कुछ चीज़ें डालना भूल गए थे, या कुछ डाले थे तो इनकरेक्ट डाले थे. तो जो हमारा इंटरप्रिटेशन होगा, जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वट एवर इज प्रिडिक्टिंग, वेदर इट इज एक्यूरेट और नॉट, इंटरप्रेट करना होगा कि सही भी है कि नहीं है. तो उसको हमको प्रिडिक्ट करने के लिए वैलिडेशन करना होगा, वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट, कि जो हमने प्रिडिक्ट किया और जो एक्चुअल में हो रहा है, हमने बोला 10 दिन बाद, तब 10 दिन बाद देखेंगे कि वेदर बारिश हुई कि नहीं हुई. तो वैलिडेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मॉडलिंग के अंदर, अच्छा मॉडल बनाया भी कि नहीं बनाया. सेम एग्जांपल कार वाला ले लें. कार का मॉडल बहुत अच्छा था, सबको पसंद आया, हमने टेस्ट सारे किए, कंप्यूटर में किए, एक्चुअल किए, पर जब हमने गाड़ी बनाई और जब वो रोड पे गई तो मालूम चला उसका एवरेज उतना नहीं अच्छा आ रहा है जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, जितना हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया था बेसिकली. सो देर इज सम गैप बिटवीन प्रिडिक्शन एंड एक्चुअल. ये तो हम तभी पता लगाएंगे जब उसको वैलिडेट करेंगे, जाके फिजिकली चलाएंगे, देखेंगे, फीडबैक लेंगे, राइट. तो उसको वैलिडेशन बोला जाता है. सो दैट मीन्स मॉडल के अंदर कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं या स्टेजेस होती है मॉडल बनाने की. वो क्या होती है, पहला फॉर्मुलेशन, देन इज कॉल्ड सॉल्यूशन, थर्ड इज इंटरप्रिटेशन, उनको इंटरप्रिटेट करते हैं हम रिजल्ट्स को, एंड देन जो रिजल्ट्स आते हैं उनको हम वैलिडेट करते हैं. सो देयर आर 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन मैथमेटिकल मॉडलिंग और एनी मॉडलिंग पर से. सो हमने ये जो मॉडल बनाए थे, तो देखें तो क्या इनमें हमने ये चारों स्टेप फॉलो किए कि नहीं किए. कौन से स्टेप्स, फॉर्मुलेशन, फार्मूला बनाया था, यस बनाया था. इसमें पहले वाले में एन एन प्लस 1/2 सम ऑफ इंटीजर्स होता है, एस इज इक्वल टू. दूसरे में लिया था यस इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर टी अपन 100, ये किसी मैथमेटिशियन ने बनाया था जो हमने यूज़ किया. देयर इज अ फॉर्मुलेशन. क्या सोल्यूशन आ रहा था, यस वी आर पुटिंग एन इनपुट, आउटपुट आ रहा था, वी आर पुटिंग एन इनपुट, सो मेनी वेरिएबल्स, आउटपुट वाज देयर, तो सोल्यूशन वाज देयर. इंटरप्रिटेशन, जैसे इस केस में इनपुट डाला आउटपुट, ये क्या है 5050. Interpretation is the sum of 100 integers is 5050. This is the interpretation. This is the way we can interpret the number जो फिगर आ रही है. यहाँ देखो दो आ रहे हैं येलो में, 3278 और 6734. तो हमने क्या इंटरप्रेट किया कि पहले वाला क्या है, इट इज एन इंटरेस्ट, एंड द सेकंड वाला क्या है, इज द फाइनल अमाउंट, द टोटल अमाउंट आफ्टर एन नंबर ऑफ ईयर्स, राइट. सो वी हैव डन द इंटरप्रिटेशन कि रिजल्ट जो आ रहे हैं, जो आउटपुट आ रही है, वो क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ बता रही है. एंड देन वी डू द वैलिडेशन. क्या हमने वैलिडेशन कर सकते हैं इसका, यस. हम अपना दूसरा कैलकुलेटर लेके बैठ जाएं, 1 + 2 + 3 ऐड करते जाएं, तो आंसर यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हमको मालूम चलता है वेदर इट इज एक्यूरेट और नॉट, एरर है कि नहीं है. तो वी डिड द वैलिडेशन. सो यस वी हैव डन इट. लेट्स मेक अ रियल टू टाइप ऑफ मॉडल्स हम लोग बनाते हैं. एक बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम. वर्ड प्रॉब्लम मीन्स प्रॉब्लम एक्सप्लेन इन वर्ड्स. एग्जाम्पल के लिए
I travel 432 kilometers on a 48 liter of petrol in my car. कितना किया? I travel 432 kilometers on 48 liters of petrol in my car. Now I have to go to some place which is 180 kilometer away. How much petrol do I need? So the question is कि मैं इतने किलोमीटर गया 48 लीटर में, अब मुझे 180 किलोमीटर जाना है, तो मुझे कितना पेट्रोल चाहिए होगा अपनी कार में. So now I have to find out a solution. So here is a pause button you can think of and you can solve easily. Based on your 8th class knowledge, you can do that. Okay, so what is your answer? Is it same? Very easy. So एवरेज पेट्रोल कंजम्पशन यदि हमको मालूम चलता है तो एवरेज पेट्रोल कंजम्पशन है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल पेट्रोल कंज्यूम. टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया था? 432 किलोमीटर. कितना पेट्रोल लगा था उस समय हमारा? 48 लीटर. इससे हमें क्या मालूम चला? डिवाइड कर देंगे तो क्या मालूम चला? 9 किलोमीटर पर लीटर. 1 लीटर में मैं 9 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा हूँ, एवरेज कंजम्पशन कर रहा हूँ. सो दिस माई एवरेज. कार का जो एवरेज बोलते हैं ना क्या है, तो मेरी कार का एवरेज क्या रहा है? 1 लीटर में 9 किलोमीटर. और मेरे को कितना जाना है? 180. तो आई कैन से फॉर 180 किलोमीटर आई विल नीड 180 डिवाइड बाय 9 कर लो, तो आंसर इज 20 लीटर्स. तो आई रिक्वायर 20 लीटर ऑफ पेट्रोल इन ऑर्डर टू ट्रेवल 180 किलोमीटर्स. वेरी सिंपल क्वेश्चन, सॉल्व हो गया. पर हमको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी थी, वी वांट टू बिल्ड अ मैथमेटिकल मॉडल बनाना था ना हमको. तो कैन वी मेक इट? तो जो वर्ड्स में सेंटेंस में डिफाइन की हुई है, क्या उससे हम बना सकते हैं मैथ मॉडल? यस वी कैन. क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि एक बार मॉडल बन गया ना, तो ये 180 हो या 200 हो या कोई पूरे 26.58 किलोमीटर में कितना पेट्रोल लगेगा, आई कैन कैलकुलेट. लेट्स मेक अ मैथमेटिकल मॉडल of this word problem. As we know that to travel a certain distance we need some amount of petrol. इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं. गाड़ी चलानी है तो पेट्रोल तो चाहिए ही होगा. That means for a traveling x kilometer we will need y liter of petrol. ये बोल सकते हैं, कह सकते हैं, कह सकते हैं. x किलोमीटर चलने के लिए मुझे y लीटर ऑफ पेट्रोल चाहिए होगा. If I can say that, इसका मतलब एक और भी हुआ. We can say that the total distance we travel is directly proportional to the amount of petrol we have. जितना ज़्यादा पेट्रोल उतनी दूरी तक मैं जाऊँगा. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या हुआ? जितना ज़्यादा पेट्रोल उतना दूर तक मैं जाऊँगा, या जितना मुझे ज़्यादा डिस्टेंस जाना उतना ही ज़्यादा पेट्रोल चाहिए होगा. दैट मीन देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन, इनडायरेक्ट नहीं है. राइट. जैसे हम बोलते हैं एज बढ़ने के साथ साथ मेरा दिमाग जो है ना, सोचने की शक्ति कम होती जाती है, बोलते हैं. होता है नहीं होता मालूम नहीं. तो मीन्स एज मेरी बढ़ रही है, बस सोचने की जो मेरी शक्ति है वो क्या हो रही है? कम हो रही है. माई मेमोरी इज रिड्यूसिंग. राइट. तो रिवर्स हो गया, एज तो बढ़ रही है, मेमोरी घट रही है. वेयर एज इन दिस केस क्या है? ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ज़्यादा पेट्रोल चाहिए. ज़्यादा पेट्रोल होगा तो मैं ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाऊंगा. तो मैथमेटिकली इसको लिखते कैसे हैं? इसको ऐसे लिखते हैं, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई. वेयर एक्स क्या है हमारा? डिस्टेंस. वाई क्या है हमारा? पेट्रोल. तो हम बोल सकते हैं डिस्टेंस x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y. तो ये जो साइन है इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल का साइन. और इसको हम दूसरे तरीके से लिखें तो ऐसे इसको हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल टू, जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो हम हमेशा लिखेंगे इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू के इंटू वाई कर देंगे. वेयर के क्या है? इज अ कॉन्स्टेंट, एक कोई कॉन्स्टेंट है. ठीक है. अब क्या कॉन्स्टेंट है बताते हैं. तो जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हम हमेशा ऐसे लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू के इंटू वाई. राइट. एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए के से आपको क्लियर हुआ क्या होता है, कैसे कांस्टेंट होता है. मान लो के की वैल्यू 1 है. ठीक है. तो के की वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगा इक्वेशन? एक्स इज इक्वल टू वाई. तो के 1 कर दिया. मान लो के की वैल्यू 2 है तो एक्स की इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स इक्वल टू 2 इंटू वाई. यही मतलब हो रहा है. सो इसका मतलब ये है कि ये एक रिलेशन हो रहा है कि x इज इक्वल टू वाई मीन डिस्टेंस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द पेट्रोल. यहाँ पे ये निकल रहा है इक्वेशन में. यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस इज, जितना डिस्टेंस चलोगे 50 किलोमीटर इज इक्वल टू 50 लीटर. यही है ना डायरेक्टली बिल्कुल एक 1:1 रेशियो में. ये कितना है? 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वाई आ रहा है. तो यदि हमारे वाली इक्वेशन के अंदर ये जो हमने इक्वेशन बनाई है तो ये तो सब इक्वेशन ही ना. और यहाँ क्या बोल सकते हैं? दोस्त कैसे बोल सकते हैं? y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 बोल सकते हैं. यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं.
चलो इसको इस साइड को भूल जाओ, वापस इस पे आते हैं। सो वी सेड कि डिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पेट्रोल की अवेलेबिलिटी ऑफ द पेट्रोल, और वी कैन से x इज इक्वल टू k इंटू वाई वेयर k इज अ कांस्टेंट। और क्या बोल सकते हैं हम इसको, k को क्या लिख सकते हैं, x डिवाइड बाई वाई, नीचे लिया है तो ऐसे लिख सकते हैं। हमारी इक्वेशन के अंदर x क्या है, डिस्टेंस क्या है, पहले हमको दिया हुआ है, तो देखो क्या दिया हुआ था, I traveled 432 kilometer on 48 liters, तो आई कैन पुट हियर 430 किलोमीटर चला, 48 लीटर्स लगा पेट्रोल, डिवाइड करूंगा तो k की वैल्यू क्या आ गई 9, तो आई नो द वैल्यू ऑफ k, इफ आई नो द वैल्यू ऑफ k तो मैं 9 यहाँ डाल दूँ, तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई, x इज इक्वल टू 9y। और मैं उल्टा थोड़ा सा लिख सकता हूँ उस तरीके से, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 9, एक ही मतलब है, ऐसे लिखूँ या ऐसे लिखूँ। तो पहले केस में यदि मुझे पेट्रोल मालूम है तो मैं यहाँ पेट्रोल की कुछ भी वैल्यू डालूँ, ये इक्वेशन कहाँ से बनी है, ये इक्वेशन बनी है बेस्ड ऑन जो वर्ड प्रॉब्लम हमको दी हुई थी, उसके बेसिस पे हमारी इक्वेशन बन गई। तो इक्वेशन बन गई तो माई मॉडल इज रेडी, दैट मीन्स आई कैन क्रिएट फाइंड आउट कि मैं यदि मुझे y की वैल्यू मालूम है तो y इज अ वेरिएबल, तो मैं x पता लगा सकता हूँ, तो डाल दो भाई y की वैल्यू। उसने पूछा कि हमको या उसने बोला पेट्रोल चाहिए, y इज इक्वल टू एक्स वन, तो मीन्स यहाँ पे x वेरिएबल है, डिस्टेंस मेरे को मालूम है तो मैं पेट्रोल पता लगा सकता हूँ। तो डिस्टेंस कितना था 180 डिवाइड बाई 9, तो देखो हमने यहाँ पे भी यही किया ना, 180 डिवाइड बाई 9, तो आंसर आ गया 20। तो मैथमेटिकल मॉडल इज रेडी, मीन्स योर इक्वेशन इज नाउ इक्वेशन इज रेडी, यू कैन यूज नॉट ओनली फॉर 180। इसमें मैं डाल दूँ कि मैं 400 किलोमीटर जाता, तो मैं यहाँ 400 डालता हूँ डिवाइड बाई 9, तो मेरे को मालूम चलता है कितना लीटर है। तो मीन्स एक इक्वेशन बन गई या फॉर्मूला बन गया, या उसको बोले मैथमेटिकल मॉडल इज रेडी। इस मैथमेटिकल मॉडल को यूज़ करना है, फास्ट यूज़ करना है, स्लो यूज़ करना है, आप एक्सेल शीट में फॉर्मूला बना दो या कोई पाइथन में कोई प्रोग्राम बना दो, बट स्टिल यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला और दिस मॉडल। इस मॉडल के अंदर x एक वेरिएबल है, y इज एन आउटपुट, या इस पहले वाले में x इज इक्वल टू है, y इज अ वेरिएबल एंड x आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। आई होप इट इज क्लियर, इफ इट इज क्लियर लेट्स मूव फर्दर। सो मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, अब हम ये बनाएंगे, but before we proceed further I would request first go through all your class 9 maths chapters, because then it will be very easy for you to understand how this model is created, otherwise थोड़ा सा difficult रहेगा। ये आप अपने बाद में भी कर सकते हो या अभी भी सीखना चाहते हो सीख लो, बट रिक्वेस्ट यही है कि एक बार दोबारा इसको जरूर पढ़ना, तब आपको बिल्कुल क्लियर होगा हाउ मैथमेटिकल मॉडल्स फॉर अ रियल वर्ल्ड, बिकॉज थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं जैसा हमने पहले देखा, क्योंकि मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। सो मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, प्रॉब्लम भी रियल होनी चाहिए, तो वी आर टेकिंग अ रियल प्रॉब्लम। सो इन द ईयर 2000 191 members countries of the UN signed a declaration। UN मतलब यूनाइटेड नेशन, जिसके अंदर 191 members हैं। 2000 में there was a meeting and everybody in the meeting they signed, agreed हुए, तो उसमें agreement हुआ मीन्स उसमें सबने साइन किया, that is called a declaration। In this declaration the countries agrees to achieve certain development goals by year 2015। so उन्होंने अगले नेक्स्ट 15 ईयर्स का टारगेट बनाया कि हम सब कुछ कुछ चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करेंगे। सो उनको बोला दीज आर कॉल्ड मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स, तो इनको मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स बोला गया। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट गोल था प्रमोट जेंडर इक्वलिटी, कि हमको हर कंट्री को अपने देश में जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करना है। जेंडर इक्वलिटी मीन्स मेल जेंडर कौन होता है, मेल और फीमेल, इक्वलिटी का मतलब बराबरी। तो कुछ देशों में बराबरी नहीं है, कुछ में लड़कियों का अधिकार कम है, कुछ को लड़कों का अधिकार ज़्यादातर देशों में ज़्यादा है, जैसे हमारे देश में भी कि लड़कियां के अधिकार कम है। जैसे आप देखोगे कि इंडस्ट्री के अंदर भी या कहीं देखोगे तो लड़कियां कम हैं, लड़के ज़्यादा हैं। दैट मीन्स द इक्वलिटी इज़ नॉट देयर और चांसेस गिवन टू द गर्ल्स आर नॉट इक्वल। तो ये एग्रीमेंट हुआ कि भाई जेंडर इक्वलिटी आना चाहिए, यदि हम राइज कर रहे हैं कंट्रीज तो ये होना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए। ओके वेरी गुड। और ये कैसे करेंगे कि जेंडर इक्वलिटी राइज हो रही है कि नहीं है, तो उसके लिए इंडिकेटर बनाया, एंड वन इंडिकेटर फॉर डिसाइडिंग वेदर दिस गोल हैज़ बीन अचीव इज द रेशियो ऑफ द गर्ल्स टू बॉयज इन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एजुकेशन। तो लड़कियों की रेशियो को देखेंगे विद रेस्पेक्ट टू बॉयज पढ़ाई में, वो रेशियो कैसी हो रही है, क्या वो 50% है कि नहीं है, और जिस दिन यदि नहीं है तो दैट मीन्स
जेंडर इक्वलिटी नहीं है। ठीक है कि नहीं बात है? यदि पढ़ाई में नहीं मिलेगी उनको इक्वलिटी, तो बाकी के चीज़ों में क्या इक्वलिटी मिलेगी? तो सबसे बेसिक चीज़ ये है, यदि पढ़ाई में इक्वलिटी है, लड़कों के बराबर अधिकार हैं लड़कियों के, देन दैट मीन्स इक्वलिटी इज देयर। तो ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हमें एक मैथमेटिकल मॉडल बनाना है हमको, क्योंकि हमारा भी कंट्री उसका पार्ट है। तो हमारी कंट्री ने भी कहा कि ठीक है, वी आर कमिटेड टू इम्प्रूव दिस रेशियो। तो उन्होंने कहा कि हमारी प्रेजेंट डाटा क्या है, उन्होंने शेयर किए। उन्होंने बोला साहब हमारे 91 92 में जो है, जो परसेंटेज एनवायरमेंट गर्ल्स था वो 41.9 था, और ईयर ऑन ईयर उसमें थोड़ा बहुत इंक्रीज होता जा रहा है। अब एट प्रेजेंट इन 2001 एंड 2 में कितना है, 44.1 है। तो 41.9 से लेके अभी बढ़ के वो बढ़ते बढ़ते 41.1% हो गया। और टारगेट क्या है, बाय 2012-15 तक हमको इसको 50% लाना है। राइट। सो तो हमको ये डिस्क्राइब करना होगा, मॉडल बनाने के लिए क्या करना है हमको, क्योंकि हमें मॉडल बनाना है। टू डिस्क्राइब द रेट एट विच द प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल एनरोलमेंट इन प्राइमरी स्कूल ग्रू। तो किस रेट से बढ़े, किस रफ्तार से बढ़े, कि ये हमको ये पता लगाना है किस रफ्तार से बढ़ रहा है, डिस्क्राइब करना है पहले। तो ये पता लग जाए कि किस रेट से बढ़ रहा है, तब हम पता लगा सकते हैं कि किस ईयर में जाके हमारा जो रेट है वो 50% हो जाएगा, एनरोलमेंट परसेंटेज। तो ये हमको डाटा रियल इक्वेशन दी हुई है कि 2015 तक हमको कमिट करना है, दिस दीज आर प्रेजेंट डाटा, जिसमें इसके बेसिस पे हमें एक ट्रेंड बनाना है। उस ट्रेंड के बेसिस पे हमको ये पता लगाना है कब जाके, किस साल में जाके 2000 मतलब 50% हमारा हो जाएगा। वेदर 2015 में होगा भी नहीं होगा वो एक बात की चीज़ है, और होगा तो कब होगा। ठीक, लेट्स मेक अ मैथमेटिकल मॉडल। मैथमेटिकल मॉडल हम जब भी बनाते हैं तो हम क्या फॉलो करते हैं, 4 स्टेप्स जो हमने पहले पढ़े थे। पहला हम फॉर्मूला बनाते हैं, फिर सोल्यूशन, देन इंटरप्रिटेशन करते हैं उसका, और फाइनल वैल्यू फिजिकल वेरिफिकेशन या वैलिडेशन करते हैं। पहला स्टेप फॉर्मुलेशन, लेट्स मेक अ फॉर्मूला बेस्ड ऑन द डाटा गिवन। कर सकते हैं? वेरी गुड, क्यों नहीं कर सकते। जैसे हमने 1 2 3 से लेके हमने बनाया था सम ऑफ एन इंटीजर, एग्जैक्टली सेम वे में यहाँ करेंगे। तो देखो डाटा क्या दिए हुए हैं, 91 92 फर्स्ट ईयर 91 41.9%, फिर 92 93 में 42.6%, और ऐसे करते हैं अप टू 2002 तक दिए हुए 44.1%। राइट। बट ये थोड़ा डाटा, इसको लिखने में, सॉल्व मैथमेटिक्स में बार बार इतना लिखना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। इसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। ईयर लिखते हैं, इसको बोलते हैं जीरो या बेस ईयर, और अगले को 1 2 3 4, तो दैट मीन्स नेक्स्ट 10 ईयर्स का हमारे पास डाटा है। और सेम डाटा को हमने यहाँ डाल दिया, लिख दिया, कॉपी कर दिया। एनरोलमेंट को छोटा परसेंट, एनरोलमेंट परसेंटेज है तो उसको ईपी कर दिया, कुछ किया नहीं, डाटा को सिंपल फॉर्म में हमने लिख दिया। आगे करते हैं। अब हर डाटा को ध्यान से देखो, 41.9 बेस ईयर में, उसके बाद कितना हुआ 42.6, मीन्स देयर इज अ कितना राइज हुआ 0.7, यही तो डिफरेंस है दोनों का 0.7। दिस इज कॉल्ड परसेंटेज इंक्रीज ईयर ऑन ईयर। साल बढ़ साल कितना बढ़ता गया, पहले साल में कितना बढ़ा, 0.7 बढ़ा, तो 41.9 से कितना हो गया 46.6। नेक्स्ट ईयर में कितना बढ़ा 0.1, मीन्स इसमें 42.6 में 0.1 करोगे तो 42.7 ही तो हो जाएगा, 0.7 0.1 ही तो बढ़ा। तो ऐसे हर साल बढ़ता गया, तो हमने इनका निकाल लिया, परसेंटेज इंक्रीज निकाल सकते हैं, मीन्स दोनों का डिफरेंस। इसको डाटा में यदि ध्यान से देखोगे, देखो मैंने कलरफुल किया हुआ है, दैट मीन्स यहाँ 0.7 है, बाकी 0.1 0.2 बहुत कम है, यहाँ जीरो ही है, कोई चेंज ही नहीं हुआ। मीन्स 6 ईयर देखो 43.5 43.5, कोई चेंज ही नहीं है, लिटरली कोई चेंज, परसेंटेज इंक्रीज नहीं हुआ। यहाँ 0.4 हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। दैट मीन्स कुछ साल में तो ज़्यादा हुआ, कुछ में हुआ ही नहीं, बाकी में बहुत कम कम होता रहा। दैट मीन्स इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, ये कम ज़्यादा हो रहा है। तो इससे हमको ट्रेंड निकालना है। अब ट्रेंड कैसे निकालें, यदि ऐसी वेरिएबिलिटी होगी तो आप पता लगा सकते हो, राइट। और यदि कंसिस्टेंसी नहीं है ना, बोलते हैं ना पेरेंट्स, यदि कंसिस्टेंसी नहीं है तो आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। तो यहाँ पे हम, और हमको भी इसका ये डाटा दिया, इसमें कंसिस्टेंसी तो है नहीं, मतलब कभी ज़्यादा हो जा रहा है कभी कम हो जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है कब 50% हो जाएगा ये बताओ, और इसका रेट बताओ। तो वहीं पर हमको मैथमेटिकल मॉडल्स हेल्प करते हैं। तो इसमें हम कुछ अजम्पशंस लेते हैं। अजम्पशन क्या करते हैं कि ये जो परसेंटेज इंक्रीज जो ऐसे ऐसे बढ़ रहा है कम ज़्यादा, उसका क्या करते हैं, पहले मीन ले लेते हैं। मीन मतलब एवरेज। एवरेज मीन्स बेस ईयर को छोड़ दो, और यहाँ से यहाँ तो परसेंटेज इंक्रीज ओवर द ईयर कितना हुआ 10 साल में, तो इनको ऐड करो, डिवाइड बाय 10, दैट इज कॉल्ड मीन और एन एवरेज। यही होगा 0.22, डन।
यदि मीन है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इस डाटा को इस तरीके से लिख सकता हूँ, अनदर वे ऑफ राइटिंग, कि बेस ईयर में तो 0 था, नेक्स्ट ईयर में 0.22 हुआ, 0.22 हुआ, 0.22 हुआ, दैट मीन मैंने कहा यूनिफॉर्म इंक्रीज होगा। तो मैं ये मान सकता हूँ, मैंने अज्यूम कर लिया, राइट। यदि मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ तो इससे फॉर्मूला बनाना मेरे लिए बहुत ईजी हो गया कि पहले साल जितना था उससे अगले साल में 0.22 बढ़ेगा, फिर उससे अगले साल और 0.22 बढ़ेगा, तो फॉर्मूला बनाना ईजी। लेट्स मेक द फॉर्मूला। तो मैथमेटिकली डिस्क्राइब करते हैं। ये तो अज्यूम किया, वी हैव अज्यूम्ड दैट द एनरोलमेंट इंक्रीज स्टडीली एट द रेट ऑफ 0.22% पर ईयर। स्टडी मतलब यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, वेरिएबिलिटी नहीं है। और जब वेरिएबिलिटी नहीं है तो हमारे लिए इजी हो गया। तो इनरोलमेंट परसेंट फर्स्ट ईयर में हम क्या बोल सकते हैं, 41.9 था, प्लस 0 ईयर में, उसके बाद एक साल बाद कितना 0.22 ऐड हो जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 41.9 प्लस 1 से मल्टीप्लाई, कोई चेंज तो नहीं है, लिख सकते हैं। ओके, सेम वे में ईपी इन द सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा 41.99, ये तो 0.22 था ही, इसमें फिर 0.22 और ऐड हो जाएगा, राइट। तो अभी दो हो गए, तो यहाँ देखो 2 इंटू 0.22 लिख सकते हैं। थर्ड ईयर में क्या होगा, इस डाटा के अंदर एक और 0.22 ऐड हो जाएगा क्योंकि यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। तो हम इसको लिखते हैं कितने 1 2 3 0.22 कितने टाइम्स हो गए 3 टाइम्स, तो 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। दैट मीन्स एन एट टाइम में यदि मैं लूँ तो मैं लिख सकता हूँ 41.9 प्लस 1 2 3, तो एन एट टाइम में क्या होगा, एन ही होगा, इंटू 0.22 लिख सकता हूँ, वेयर एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऑलवेज 1 से स्टार्ट होगा, ग्रेट इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1। तो ये एक कंडीशन हो गई, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। सो वी हैव जनरेटेड अ फॉर्मूला और अ इक्वेशन। किस चीज़ की इक्वेशन, एनरोलमेंट परसेंटेज इन एन एट टर्म को हम क्या लिख सकते हैं 41.9 प्लस 0.22 इंटू एन, वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो वी हैव वन फार्मूला। तो वी हैव डन द फर्स्ट पार्ट कॉल्ड फॉर्मुलेशन। इसके बेसिस पे तो हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है। जब हमारा फॉर्मूला आ गया, इक्वेशन आ गई, तो कब ये ईपी हमारा 50% होगा, इट इज़ वेरी इजी फॉर इच, क्योंकि जिस दिन 50 हुआ तो हमारा जेंडर इक्वलिटी आ गई। तो ईपी 50 डाल दो, ये 41.9 है प्लस 0.22, एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको इधर ले जाओ, तो ये 50 माइनस 41.9 डिवाइड बाई 0.22 आ जाएगा। इसको सॉल्व किया तो क्या 8.1 अपन 0.22, इसको सॉल्व किया तो आंसर आया 36.8 ईयर्स, because n is in years, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर nth ईयर बोल रहे हैं हम। 36.8 तो हमारा सोल्यूशन निकल गया। सेकेंड पार्ट, थर्ड इज इंटरप्रिटेशन। अब इससे क्या इंटरप्रेट करेंगे, n की वैल्यू यदि 36.8 आई तो राउंड ऑफ करके वी कैन से 37 बोल सकते हैं, राइट। तो इंटरप्रिटेशन क्या हुआ कि मीन्स 37 ईयर्स लगेंगे हमको 50% इक्वलिटी आने में। तो इंटरप्रिटेशन ये है कि फर्स्ट हमको डाटा कब से दिया 1991 से, तो 1991 प्लस 37 दैट मीन्स 2028 में जाके 50% हमारा जेंडर इक्वलिटी हो जाएगी, अचीव कर लेंगे हम, इक्वलिटी आ जाएगी। तो इंटरप्रिटेशन कर लिया हमने, दिस इज द वैल्यू, सोल्यूशन आया, सोल्यूशन से हम इंटरप्रिटेशन किया कि इंटरप्रिटेशन मतलब क्लियर हो गया ना, यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो रहा है। यहाँ तो बस 37 ईयर्स आता, कोई मतलब नहीं था। इंटरप्रिटेशन क्या है, 91 बेस ईयर है, उसमें 37 ईयर्स किया, तो 2028 तो इंटरप्रिटेशन हो गया। अब इसका हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इज कॉल्ड वैलिडेशन। तो डाटा से चलो वापस चलते हैं, अब वैलिडेट करते हैं। यहाँ तक तो हम थे ही, ये हमारा बेस डाटा था, ये परसेंटेज इंक्रीज था, हमने मीन निकाला और हमने कहा परसेंटेज हर साल ऐसे डाल दिया। ये हमारी इक्वेशन बन के आ गई थी। इस इक्वेशन के बेसिस पे हम ईपी की वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं। ईपी की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, पहला तो वही रहेगी, पहले साल के बाद 0.22 ऐड कर दिया तो इतना, यहाँ एन इज इक्वल टू 1 डाल दें तो 41.9 प्लस 0.22, एन इज इक्वल टू 10 डाल देंगे तो ये इतना हो जाएगा। या हर इसको इससे ऐड करो, देखो इसको इससे ऐड किया, ये इसको इसमें ये ऐड किया, ये एक ही मतलब है। तो हमने बेसिकली फॉर्मूला से निकाल लिया, तो ये वैल्यू डाल दी, तो हमारी ये कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई। ये कैलकुलेटेड वैल्यू किस पे आई कि हमने क्या अज्यूम किया कि हमारा एवरेज राइज हो रहा होगा, राइज इन परसेंटेज, जो एनरोलमेंट परसेंटेज में यूनिफॉर्म परसेंटेज राइज हो रहा है। इसके बेसिस पर हमने एक फार्मूला बनाया, उस फार्मूला से हमने नई वैल्यू निकाल ली एनरोलमेंट परसेंटेज की, ठीक है। तो अब हमको क्या देखना है कि एनरोलमेंट परसेंटेज और ये जो नई वैल्यू निकाली, इससे हमको क्या मिलेगा 2037 ईयर्स के बाद 2028 में हम 50% जेंडर इक्वलिटी पे आ जाएंगे। हमें वैलिडेट क्या करना है कि रियली जो रियल डाटाज हैं, जो एक्चुअल राइज हो रहा है वो ये हो रहा है, और हमने अज्यूम किया ये
फॉर्मूला से ये निकल के आई वैल्यू आई, राइट। तो क्या इनमें कोई डिफरेंस है? यस। तो उसको बोलते हैं एरर। एरर मतलब क्या होता है, एक्चुअल वैल्यूज जो रियल वैल्यूज हैं और जो कैलकुलेटेड वैल्यू में डिफरेंस कितने हैं। एक्चुअल 41.9, कैलकुलेटेड 41.9, एरर इज 0। यहाँ देखो 10x में 42.6 इज द रियल, 42.12 इज कैलकुलेटेड वन। दोनों का डिफरेंस निकालो कितना आएगा, 0.48। दैट मीन्स देयर इज अ डिफरेंस। क्यों डिफरेंस आया? क्योंकि हम यहाँ देखो एवरेज लिए है और यहाँ पे 0.7 है राइज हुआ, जबकि हम कह रहे हैं 0.22। तो डेफिनेटली हमने 0.848 तो छोड़ ही दिया ना, इसलिए डिफरेंस हुआ। इसका मतलब जो हमारी रियल वैल्यूज है और ये इस फॉर्मूला बेस से जो हमने कैलकुलेट करके ली, उनमें देयर इज एन एरर। कहीं पे ज़्यादा वैल्यू, कहीं पे बहुत ये कम है वैल्यू हमारी, कहीं पे हमारी वैल्यू ज़्यादा है, तो कहीं पॉजिटिव है कहीं नेगेटिव है, राइट। कहीं पे देखो डिफरेंस ही नहीं है बिल्कुल भी, या 0 0 है। दैट मीन्स कि कैलकुलेटेड वैल्यू और रियल वैल्यूज जो है उसमें स्टिल देयर इज एन एरर। तो हमारा काम क्या है, मॉडल बनाते समय हमको एरर को कम से कम करना है। तो बेस्ट तरीका क्या है, इस एरर को क्या करो, इसका मीन ले लो पूरे का, एवरेज। एवरेज निकाला, डिवाइड बाय 10, टोटल सम डिवाइड बाय 10, तो कितना है 0.18। तो हमारा एवरेज एरर कितना चल रहा है, 0.18 का एरर चल रहा है हमारा। तो हम क्या करें, हमको मालूम चल गया इस एरर को खत्म करना चाहते हैं, तो हम क्या करें, ये जो मीन आया इसको हम क्या करते हैं, हम फॉर्मूले को थोड़ा सा उसमें ऐड कर लेते हैं। सो लेट अस चेक इफ फॉर्मूला इज इन एग्रीमेंट विद द रियलिटी। तो ये तो हम कर चुके, देख लिया गड़बड़ थी, यही फॉर्मूले में हमें गड़बड़ थी। क्या गड़बड़ थी, 0.18 कह रहा था, तो हमने क्या किया, 0.18 एरर अपने फॉर्मूला में ऐड कर दिया, जो हमने फॉर्मूला बनाया था ये वाला। तो यदि हम ऐड कर देंगे तो 41.9 प्लस 0.18 क्या हो जाएगा, 42.08 प्लस 0.28, ये तो है ही रहेगा ही, फॉर एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स हमने एरर क्या किया, ये जो 0.1 का ये जो एरर निकला था वो हमने अपने प्रीवियस इक्वेशन में ऐड कर दिया। तो अब हमारा इससे क्या हो जाएगा, नया फॉर्मूला बन गया। नाउ द एनरोलमेंट परसेंटेज क्या होगा, 42.08, पहले वाले में क्या था 41.9 प्लस 0.22 एन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ये नया फॉर्मूला आ गया, तो हम इससे ईपी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, कब जेंडर इक्वलिटी आएगी, राइट। डालो यार, एन ईपी का 50 हो जाएगा, डाल दो ये 50, 42.8 एन निकालो, इससे एन क्या निकला हमारा 36 ईयर्स। पहले वाले में क्या आया था 37 ईयर्स, 1 साल का डिफरेंस आ गया इसमें, राइट। इसका मतलब इसको यदि इंटरप्रिटेट करें तो हमारा 2028 की जगह 2027 ईयर्स हो जाता उसमें। अब हम इसी को जो हमने डाटा यहाँ पे एक्सेल इसमें टेबल फॉर्म में लिखे हुए हैं, यहाँ पे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अब ये नया फॉर्मूले में फिर दोबारा एन इज इक्वल टू, यहाँ से स्टार्ट करो 1 2 3 डालते जाओ, तो नई वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा न्यू वैल्यू वीपी आ गई, ये आ गई। अब जो ये न्यू यूपी आई उसको रियल से हमको फिर वैलिडेट करना है, एरर निकालना है कि वेदर ये मिल रही है कि नहीं मिल रही है, मैच कर रही है। लेट्स डू। तो हम दोनों में ए पी माइनस जो न्यू से निकाला, तो देखो यहाँ पहले में 0 है, तो 42.6 माइनस 42.3 कितना है 0.3। दैट मीन स्टिल देर इज एन एरर, कुछ ज़्यादा है, कुछ वैल्यूज हमारी कम है, राइट। बट यदि मैं इसका पूरे का फिर दोबारा मीन लूँ, तो मीन मेरा कितना आ रहा है 0। दैट मीन्स नाउ मेरा जो 10 साल के अंदर ओवरऑल मेरा एवरेज जो है करीब करीब 0 आ जा रहा है एरर का। दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज मच बेटर देन जहाँ पे मेरा एरर बहुत ज़्यादा था, एरर का भी डिफरेंस ज़्यादा था। यहाँ मेरा एरर क्या हो गया, बहुत कम हो गया, 0.00 10 साल में करीब करीब। दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज मोर रियलिस्टिक देन द प्रीवियस वन, ठीक है। तो मेरा ये क्या बन गया, मैथमेटिकल मॉडल बन गया, clear. So this is my mathematical model. Now this model is there, based on this whatever value I will calculate for gender equality जो हमने निकाला, it is 1 साल कम आया, that means 36 years, वो मेरा ज़्यादा रियलिस्टिक है कंपेयर टू द प्रीवियस वन। इसको बोलते हैं मैथमेटिकल मॉडल ऑफ रियल वर्ल्ड। आई होप क्लियर हुआ, नहीं हुआ तो लॉजिक समझ लो एक और एग्जांपल से, वेरी सिंपल एग्जांपल। ये क्लियर हो गया तो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल मॉडल को बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कार खरीदने जाते हैं हम लोग,
जब कार खरीदते हैं तो क्या देखते हैं, किस मेक की है, किस मॉडल की है, किस कैटेगरी की है, कैटेगरी 1 2 3, लोअर रेंज वाली है कि अपर रेंज है, उसको कैटेगरी बोलते हैं, किस कलर की है। वाइट का नॉर्मली बहुत बार कॉस्ट ज़्यादा होती है, ब्लैक की कम होती है। इंजन की पावर कितनी है, जितना ज़्यादा इंजन की पावर होगी उतनी कार की कॉस्ट ज़्यादा होगी। स्टार रेटिंग मतलब सेफ्टी रेटिंग, कार की जितनी ज़्यादा सेफ्टी रहेगी, 5 स्टार रेटिंग है तो उसका ज़्यादा रेट, कार का रेट ज़्यादा होगा। साइज़ मतलब कार का जितना बड़ा साइज़ होगा कार का प्राइस उतना ज़्यादा होगा। ऑटोमेशन मीन्स हाइड्रोलिक ड्रिवन है कि टेस्ला की गाड़ी है फुली ऑटोमेटिक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, नेचुरली इसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि कार का प्राइस जो वाई है वो इतनी सारी चीज़ों पर डिपेंड है। नंबर ऑफ सीट्स, 2 सीट वाली है, 4 सीट वाली है, 8 सीट वाली गाड़ी है, जितनी बड़ी गाड़ी होगी उतना ज़्यादा होगा। तो दीज आर कॉल व्हाट दे आर कॉल, दीज आर कॉल अवेलेबल इनपुट वेरिएबल्स। इतने सारे वेरिएबल्स और भी बहुत सारे होते हैं कार खरीदते समय। और कार का प्राइस क्या हो रहा है, दिस एन आउटपुट। तो आप अनकॉन्शियसली इतनी सारी चीज़ों को देखते हुए, अपना बजट देखते हुए यू परचेज अ कार। या आप बोले कि इतनी सारे, अब इतनी सारे मेक्स हैं, मॉडल्स हैं, कैटेगरीज हैं, एन नंबर ऑफ अवेलेबल है आपका डाटा, और आपको ना अज्यूम करना है कि ना मेरे ना इस बजट में बेस्ट कार कौन सी आएगी। वो यदि आपके पास कोई फार्मूला हो तो आप इजीली वो बेस्ट कार सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपको बेस्ट मॉडल बेस्ट साइज मिलके और आपके बजट में भी आ गया, तो आप आउटपुट आपको यदि मालूम चल जाए। तो लेट्स मेक अ मैथमेटिकल मॉडल। मैथमेटिकल मॉडल क्या बना सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं मतलब इक्वेशन। तो हम बोल सकते हैं y इज डिपेंडेंट ऑन दीज थिंग्स x1 प्लस x2 प्लस x3। तो हमने ये बना लिया मैथमेटिकल इक्वेशन। इज इट करेक्ट, कैसे होता है, वो सीधा सीधा ऐड कर दो, ये तो फिर कोई भी कर लेता। नहीं, ये इतना सीधा नहीं होता है। वाई, बिकॉज हमने वो सारे स्टेप तो फॉलो किए नहीं मैथमेटिकल मॉडल के लिए, फॉर्मुलेशन, सोल्यूशन, इंटरप्रिटेशन, वैलिडेशन। तो ये सब जब स्टेप फॉलो करेंगे तो यदि सिंपल ही होता तो इतना हमको मैथमेटिकल मॉडल बनाने की जरूरत ही नहीं थी। इसका मतलब समथिंग इज मिसिंग। वो क्या चीज़ मिसिंग है, ये रिमेंबर कांस्टेंट y इज इक्वल टू एक्स, फॉर्मूला हमने बनाया था y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू के एक्स, के वेयर के वाज अ कांस्टेंट। तो राइट, तो इन सब के साथ भी मेक, अब टोयोटा की गाड़ी है या मारुति की गाड़ी है या किसी और कंपनी की गाड़ी है तो नेचुरली टोयोटा की गाड़ी महंगी आती है और मारुति की सस्ती आती है नहीं आती है। दैट मीन्स दिस के फैक्टर दोनों के लिए एक्स कोई वैल्यू हो सकती है पर ये के है, दिस द वेट, हमको कांस्टेंट बोलो। तो हर एक के लिए ये के फैक्टर अलग अलग होते हैं। दैट मीन्स यहाँ k1 k2 मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू k1 इंटू x1 प्लस k2 इंटू x2, इन दोनों मल्टीप्लाई करो। दैट मीन्स दिस इज अ मोर रियलिस्टिक इक्वेशन कंपेयर टू द प्रीवियस वन। तो मैं बोलूँगा ये मेरा मैथमेटिकल मॉडल बन गया। अब ये इक्वेशन इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई, राइट। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है, ये मैथमेटिकल बन गया है और मेरे को ये सारे स्टेप, चारों स्टेप को फॉलो करना है, तो मेरे लिए तो कैलकुलेशन करना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, आई यूज़ कंप्यूटर्स। So with the help of computers, we develop a mathematical model जिसमें ये k1, k2, k3 की वैल्यू एग्जैक्ट वो कौन सी वैल्यू k की डालूँ, k2 की डालूँ, k3 की डालूँ, बहुत सारे मेरे को एक्चुअल ये सब के रेट मालूम होंगे, वो डाल के मुझे k1 k2 की पता लगानी है सो दैट मेरा प्राइस कार करेक्ट है। तो इतने सारे डाटास हैं अवेलेबल सॉल्व करने के लिए मुझे कंप्यूटर। इसके लिए क्या होता है कंप्यूटर में, देर आर मैनी लैंग्वेजेस विच वी कैन यूज बाय विच वी कैन क्रिएट अ मैथमेटिकल प्रोग्राम जो मेरे सारी चीज़ को फटफट कैलकुलेट कर ले। मीन्स प्रोग्राम में क्या होगा, मैं उसको बोलूँगा के वन को x1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस करना है, के2 को ऐसे करना है, तो वो मैथमेटिकल प्रोग्राम बोलते हैं। तो प्रोग्राम यू कैन मेक विद द हेल्प ऑफ पाइथन, सी प्लस प्लस, मैटलैब और बहुत तरह के प्रोग्राम्स आते हैं, जिनके सॉफ्टवेयर आते हैं जिनकी वजह से आप ये प्रोग्राम्स बना सकते हैं। अब प्रोग्राम क्या है, सिंपल इसको सॉल्व करने के लिए, जैसे हमने एक्सेल में सॉल्व किया था अपना पहला वाला मॉडल, राइट। पर कर क्या रहे हैं इसमें, हम कर यही रहे हैं कि वो k1 k2 की वैल्यू डालें, ऐसी वो कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको, सो दैट मेरा जो आउटपुट आए, जो रिजल्ट आए, वो रियल के बराबर या आसपास ही आए। तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी जो रियल के आसपास आनी चाहिए, और रियल और कैलकुलेटेड वैल्यू और द रियल वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसी को हम एरर बोलते हैं। और हमारा काम क्या है, मॉडल बनाना है कि ये एरर कम से कम हो। और ये एरर कम से कम कैसे होगा, ये जो वेट्स हैं k1 कांस्टेंट की वैल्यू कंप्यूटर प्रोग्राम से पता लगानी है कि व्हाट आर द बेस्ट k1 और k2 k3 इन सब की कांस्टेंट वैल्यू क्या है, सो दैट
the error is reduced to minimum as far as possible. जब एरर कम से कम होगा तो रियल और कैलकुलेट वैल्यू पास पास होंगी, डिफरेंस बहुत कम होगा, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मैथमेटिकल मॉडलिंग, राइट। तो हमने कार का जो मॉडल बनाया था इनिशियली, जो भी मॉडल बनाया उससे जो ओरिजिनल कार बनाई, और जब वो फिजिकली चली तो जो हमने इंटरप्रिटेट किया था, जो हमने एक्सपेक्ट किया था रिजल्ट्स, वो रिजल्ट्स यदि एक्चुअल के आसपास रहते हैं तो वी से और मॉडल इज वेरी गुड। I hope you have understood the concept very well. For any query and feedback, write to us at millardintegration@gmail.com. Namaste.